राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो भाई अभी तक हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अपना सेकंड लेसन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इस लेसन की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद 1500 वर्षों में कौन कौन से प्रमुख बदलाव आए थे भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, इसके बाद हमने अभिलेखों के बारे में थोड़ी सी बातें जानी, अभिलेख क्या होते थे, किस भाषाओं में लिखे गए थे शुरुआती अभिलेख। ठीक, उसके बाद हमने प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग अगले टॉपिक्स पर चलेंगे और आगे की अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। चलो भाई फिर शुरू करते हैं जल्दी से अपनी पढ़ाई। तो अगला हमारा टॉपिक है महाजनपद। ठीक, जो हमें पढ़ना है प्रारंभिक राज्य। ये हमारा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य। इसमें एक सब टॉपिक है 16 महाजनपद। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे महाजनपद हम लोगों ने 16 महाजनपदों की बात की है। तो कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। तो इसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग महाजनपद की डेफिनेशन जानेंगे। तो महाजनपद की डेफिनेशन जानने से पहले जानते हैं जनपद को, कि जनपद का अर्थ क्या होता है। देखो भाई, जनपद का अर्थ क्या होता है? जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है पांव। ठीक है, जन मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है पांव। यानी जनपद शब्द उस क्षेत्र या भूखंड के लिए उपयोग किया जाता है जहां पर लोग अपने पांव रखते हैं, यानी जहां पर लोग आकर बस जाते हैं, उस क्षेत्र या भूखंड को हम लोग कहते हैं जनपद। ठीक है भाई, तो जनपद क्या है? ऐसा क्षेत्र या भूखंड जहां पर लोग पांव रखते हैं, अर्थात बस जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जनपद। ठीक है भाई, जहां पर लोग अपना पांव रखते हैं, जहां पर जिन क्षेत्रों में लोग बस जाते हैं उसे कहते हैं जनपद। जनपद आमतौर पर बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे हम समझो जनपद का मतलब आज के जो हमारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, बिहार राज्य, तो उसको एक तरह से समझो कि ये थे जनपद। ठीक है, बड़े भूखंड थे। अब कुछ जनपद ऐसे थे जो समय के साथ साथ शक्तिशाली हो जाते थे। तो शक्तिशाली होने का एक पैमाना था उनका विस्तार, वे समय के साथ साथ वो अन्य राज्यों को जीतते थे और उसे अपने अंदर शामिल कर लेते थे। यानी ऐसे जनपद जो समय के साथ साथ शक्तिशाली हो गए उनको कहा गया महाजनपद। ठीक है भाई, तो अगली बात हमने क्या जानी? महाजनपद। तो भाई शक्तिशाली जनपद, शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, तो महाजनपद किसे कहते हैं? शक्तिशाली जनपदों को हम लोग महाजनपदों के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम लोगों को उस समय के साहित्यिक स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का उल्लेख। जिनमें इनके उदाहरण जैसे वज्जी, कुरु, पांचाल, मगध, गांधार आदि आदि। ठीक है, तो कुछ महाजनपद है जैसे वज्जी है, कुरु है, पांचाल है, मगध आदि, तो ये जो है महाजनपद। तो शक्तिशाली जनपदों को हम लोग क्या कहते थे? महाजनपद, जिनके उदाहरण है वज्जी, कुरु, पांचाल आदि। अब हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझना है जो है महाजनपदों की प्रमुख विशेषता, यानी महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी। इसे पेपर में पूछा जा सकता है। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं।
ठीक है भाई। देखो सबसे पहली विशेषता कि जो महाजनपद होते थे, महाजनपदों के मतलब अधिकांश महाजनपदों के राजा होते थे, ठीक, अधिकांश महाजनपदों के राजा। तो ज्यादातर जो महाजनपद होते थे वहां के राजा होते थे। तो राजा होते थे का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां के राजा नहीं होते, ठीक है। तो भाई अब राजा नहीं होते थे तो उनका शासन कैसे चलता था? ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। शासन चलता था, वहां का शासन चलाता था पुरुषों का एक समूह, और उस समूह के हर एक मेंबर को कहा जाता था राजा। यानी आप समझो ग्रुप रूल, ठीक है, ग्रुप में रह के वो लोग शासन कर रहे हैं, ठीक। तो अधिकांश महाजनपदों के राजा होते थे, कुछ का शासन लोगों के समूह द्वारा किया जाता था। तो ऐसे महाजनपदों को संघ या गण कहते थे, ठीक है भाई। देखो अधिकांश महाजनपदों के राजा थे, कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनके राजा नहीं होते थे, लोगों का एक समूह होता था, एक ग्रुप होता था, उसको वो जो लोगों के जो ग्रुप था वो उस पर शासन करता था। और ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे महाजनपदों को संघ या गण कहते थे। जैसे वज्जी संघ था, वज्जी का कोई एक राजा नहीं था, वज्जी में बहुत सारे राजा थे। कहने का मतलब है लोगों का समूह था। तो लोगों के समूह में जितने भी मेंबर होते थे, यानी जितने भी सदस्य थे, इन सभी को राजा कहा जाता, ठीक है भाई। एक बात समझे कि अधिकांश महाजनपदों के कुछ राजा अधिकांश महाजनपदों के राजा होते थे, कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनके राजा नहीं होते थे, परंतु वहां के कुछ लोगों का जो समूह था वो उस पर शासन करता था। उन महाजनपदों को हम संघ या गण कहते थे, और उनमें से जो प्रत्येक व्यक्ति होता था उसे हम लोग कहते थे राजा, ठीक है। तो ये थी इसकी पहली विशेषता। उदाहरण के लिए कह सकते हो वज्जी संघ, चलो लिख देते हैं वज्जी संघ, ठीक। तो जितने भी महाजनपद थे सबकी एक राजधानी होती थी, और राजधानी को प्राय किलेबंद किया जाता था, यानी चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो महाजनपदों की राजधानी होती थी, और राजधानी को किलेबंद किया जाता, ठीक है। तो सभी महाजनपदों की राजधानी होती थी और राजधानी को किलेबंद किया जाता था। इनकी स्थायी सेना होती थी, ठीक है, और स्थायी सेना के साथ साथ इनके पास नौकरशाही भी होती थी। नौकरशाही, देखो नौकरशाही का क्या मतलब है भाई? नौकरशाही का मतलब है, इसको उल्टा करके पढ़ो भाई, शाही नौकर। शाही नौकर यानी बड़े वाले नौकर, यानी उस समय जो राजा के साथ मिलकर उनको शासन करने में हेल्प करते थे। जैसे उनके मंत्रियों को हम लोग कहेंगे नौकरशाही। जैसे उनके वहां उस समय अकाउंट संभालने वाले लोग, ठीक, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? नौकरशाही कहेंगे। तो इनके पास स्थायी सेना तथा नौकरशाही भी होती। तो ये है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। दोबारा देखो, अधिकांश महाजनपदों में राजा होते थे, कुछ महाजनपदों में लोगों के समूह भी शासन करते थे। इन महाजनपदों को संघ या गण कहते थे, उदाहरण के लिए वज्जी संघ, और इनके जो सदस्य होते थे उसको राजा कहा जाता था। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जो कि किलेबंद होती थी। इन महाजनपदों की अपनी स्थायी सेना भी होती थी तथा नौकरशाही भी होती थी, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे, ठीक। अब हम लोग समझेंगे एक अलग टॉपिक जो है, लिख देता हूं पहले फिर बताता हूं, कि आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता, क्यों माना गया? देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना गया है, ये अपने को समझना है। हम लोग पढ़ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक,
तो पूछ रहा है कि आरंभिक छठी सदी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना गया है। अब समझते हैं। देखो, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, इस समय नए नगरों, नए साम्राज्यों व राज्यों का उदय हुआ। ठीक है भाई, पहले इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यही वो समय था जब नए नगरों, साम्राज्यों, राज्यों का उदय हो रहा था। दूसरी बात, यही वो समय था जब लोहे का उपयोग बढ़ रहा था। लोहे का उपयोग बढ़ रहा था। यही वो समय है जब सिक्कों का विकास हुआ। सिक्कों का विकास, ठीक है। यही वो समय था जब महात्मा बुद्ध, जैन तथा इन्हीं के जैसे अन्य संप्रदायों का उदय हुआ। तो बौद्ध, जैन तथा अन्य संप्रदायों का उदय, ठीक है। तो यही वो समय था जब इनका उदय हुआ। देखो, तो आरंभिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय नए नगरों, साम्राज्यों व राज्यों का उदय हुआ। इस समय लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ। इस समय सिक्कों का विकास भी हुआ। बौद्ध, जैन तथा अन्य संप्रदायों का विकास भी हुआ, उनका भी उदय हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ दो टॉपिक जाने। पहला 16 महाजनपदों के बारे में, दूसरा आरंभिक छठी सदी ईसा पूर्व को हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों मानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई आगे। हमारा अगला टॉपिक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले वो समझ लेते हैं। डेफिनेशन है समूह शासन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओलिगार्की। ठीक है, देखो भाई, समूह शासन क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कई बार जो सत्ता होती है ना, पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे हम लोग कहते हैं समूह शासन। तो सत्ता पुरुषों के समूह के हाथों में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समूह शासन। तो संघ या गण में क्या चलता था? समूह शासन। तो समूह शासन का मतलब क्या है? जब सत्ता पुरुषों के समूह के हाथों में होती है और वो लोग मिलकर शासन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समूह शासन। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं 16 महाजनपदों में मगध के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है? 16 महाजनपदों में मगध। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा 16 महाजनपदों में मगध के बारे में मत करना। पेपर में पूछेगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बन गया, बताओ कैसे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि छठी सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी या छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व के बीच, ईसा पूर्व के बीच मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बनकर कैसे उभरा। चलो भाई, तो समझते हैं इस बात को, कैसे बनकर उभरा। तो देखो, सबसे पहली बात, मगध जो है, मगध मतलब समझो आज का आधुनिक बिहार। ठीक है, बिहार के बारे में अपने को जानना है। तो बिहार इतना शक्तिशाली कैसे था उस समय पे, हम लोग अब इसको समझते हैं। पहली बात देखो भाई, मगध से ना गंगा नदी होते हुए निकलते थे। तो जब गंगा नदी होते हुए निकलती थी तो वो अपने साथ हर साल ना उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, जिसकी वजह से वहां पर अच्छी खेती होती थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर
अच्छी कृषि होती थी। ठीक, क्लियर हुआ। चलो इसको ना ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे देखो, हमने कहा, क्या कहा, अच्छी कृषि होने का क्या कारण था, गंगा माता। ठीक है, तो गंगा नदी यहां से बहती थी, और गंगा नदी यहां से बहेगी तो क्या क्या होगा, सबसे पहली बात अच्छी कृषि होगी। ठीक, क्लियर। सिंचाई में पीने योग्य पानी होगा, योग्य वह सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जल मिलेगा। दूसरी बात, गंगा नदी से जो आवागमन है यानी आना जाना परिवहन है वो आसान हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है, तो परिवहन सस्ता व क्या बोलेंगे, सुलभ। ठीक है भाई, सुलभ। ठीक है, तो परिवहन कैसा हो गया, सस्ता व सुलभ हो गया गंगा माता की वजह से। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो मगध है यानी बिहार है, देखो उस समय का जो बिहार था झारखंड और उड़ीसा को भी अपने साथ लिए हुए था, इसलिए वहां पे जंगल जो है बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, जंगल थे यहाँ पर। जंगलों का पहला फायदा ये है कि यहां से मिलेंगे हाथी, और हाथियों का यूज किया जाएगा सेना में। ठीक है भाई, और हाथी फिर सबको कुचल देंगे। ठीक, उसके अलावा जंगलों से मिलेगी लकड़ी, लकड़ी से बनेंगे उपकरण और कुछ हद तक औजार भी बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर बड़े पैमाने पर जंगल थे जिसकी वजह से यहां से हाथी मिलते थे और हाथी को सेना में भर्ती किया जाता था। साथ में लकड़ियां भी यहां मिलती थी जंगलों की वजह से, जिससे उपकरण व औजार बनाने में मदद मिलती थी। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पर लोहे की खदानें थी, खदानें थी। तो लोहे की खदानों से क्या क्या बना सकते हैं हम, उपकरण लोहे के, औजार बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी की भी ऐसी कर सकती है वो क्या है, हथियार। ठीक है भाई, हथियार बना सकते हैं। तो इनके पास लोहे की खदानें भी है जिससे उपकरण, औजार और हथियार बना सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो चीजें हैं जो मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाती है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज वो क्या है, वो है शासकों की महत्वाकांक्षा। शासकों की महत्वाकांक्षा। देखो, माना जाता है कि मगध के जो शासक थे वो बड़े महत्वाकांक्षी हुए। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या, आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला, आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, यानी महत्वाकांक्षा थी शासकों में। और इसका मतलब है आगे बढ़ने वाला, जो हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, वो हमेशा से ही अपना जो विस्तार है वो करने में लगे हुए थे। हमेशा वो चाहते थे कि हमारा विस्तार जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध जो है एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। तो कैसे, हमने जाना कि गंगा नदी के किनारे स्थित है मगध, तो इसलिए यहाँ पे अच्छी कृषि, पीने योग्य पानी सिंचाई के लिए मिल जाता था, परिवहन सस्ता और सुलभ था, जंगल थे, हाथी सेना के लिए और लकड़ी उपकरण भी मिलते थे, लोहे खदानें थी उससे भी सामान बनता था। शासक यहाँ के महत्वाकांक्षी थे जो हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे, यानी हमेशा विस्तार में यकीन रखते थे। ठीक है, शासकों के नाम भी बता दूं, चलो भाई लिख लो। सबसे पहले शासक बिंबिसार, इसके बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु, फिर नंद वंश के महापदम नंद, फिर धनानंद, और भाई सबके फेवरेट चंद्रगुप्त मौर्य, और सम्राट अशोक। इतने बहुत है भाई, कर लो, इतने नाम याद कर ले बहुत हो जाएंगे। तो ये कुछ शासक थे जिन्होंने मगध को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने में मदद की। ठीक है, तो अब एक बार इस पूरे का हम लोग रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या अभी तक जाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि 16 महाजनपदों में के बारे में। जनपद हम लोगों ने जाना
कि जनपद का मतलब लोग प्लस पांव, यानी ऐसा क्षेत्र या भूखंड जहां पर लोग पांव रखते हैं या बस जाते हैं उसे कहते हैं जनपद। शक्तिशाली जनपदों को कहा जाता है महाजनपद। ठीक है, उस समय 16 महाजनपदों का उल्लेख अपने को मिलता है। ठीक, और उदाहरण के लिए वज्जी, कुरु, पांचाल, मगध आदि। ठीक, इसके बाद हमने जाना महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। पहली क्या है, अधिकांश महाजनपदों के राजा होते थे। कुछ का जो शासन होता था वो लोगों के समूह द्वारा चलता था, जिसे संघ या गण कहते थे, और इसके हर सदस्य को राजा कहते थे। समूह शासन क्या होता है, जब सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है, पुरुषों के सॉरी एक समूह के हाथ में होते हैं। ठीक, हमने जाना इनकी राजधानी होती थी जो कि किलेबंद होती थी, इनकी स्थायी सेना होती थी तथा नौकरशाही होती थी। ठीक, फिर हमने जाना कि आरंभिक 6वीं सदी ईसा पूर्व का महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो इस समय नए नगरों, साम्राज्य और राज्यों का उदय हो रहा था, लोहे का उपयोग बढ़ता जा रहा था, सिक्कों का विकास हो रहा था, बुद्ध, जैन तथा अन्य संप्रदायों का उदय हो रहा था। इसके बाद जाना 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण क्यों था, जाना भाई गंगा नदी की वजह से, जंगलों की वजह से, लोहे की खदानों की वजह से और शासकों की महत्वाकांक्षा की वजह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अपने अगले टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। अगला हमारा टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, और इस टॉपिक में हमें जानना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की भाई, संस्थापक थे महान चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना कब की थी मौर्य साम्राज्य की, लगभग 321 ईसा पूर्व। ठीक, अब बात करें इसकी पश्चिमी सीमाओं की, तो जिनकी पश्चिमी सीमा थी वो भाई अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान तक फैले थे। ठीक है, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, यानी ये उनकी जो थी वो पश्चिमी सीमा थी, वहां तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था, सम्राट अशोक। ठीक, जिनको इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है भाई, सबसे महान शासक कौन थे, सम्राट अशोक थे, ये माना जाता है। बाकी आप लोग पढ़ो अशोक के बारे में और देखो महान थे। ठीक है, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि कितने महान थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कब की स्थापना, 321 ईसा पूर्व। इनकी पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक छूती थी। इनके पुत्र कौन थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए, सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के क्या थे, पौत्र थे, और ये बहुत ज्यादा महान हुए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब अपने को ये समझना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। ठीक है भाई, चलो एक एक करके समझते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो भाई, पहला स्रोत है इंडिका। ठीक है, इंडिका क्या है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक। ठीक, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। इससे हमें, यानी ग्रंथ है वैसे तो बड़ा, तो इससे हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
अब ये क्या पूरा चक्कर है इसको समझो। मेगास्थनीज कौन है, इसने क्यों बुक लिखी, देखते हैं इसे। देखो भाई सबसे पहले समझो मेगास्थनीज कौन है। तो भाई मेगास्थनीज है यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत है, ठीक है। तब यूनानी राजदूत है तो यहाँ भारत में क्या कर रहा है, काम है भाई इसका भी, क्या काम है देखो। ये थे यूनानी राजदूत। अब एक शख्स समझो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, सेल्यूकस निकेटर थे सिकंदर के सेनापति, सिकंदर के सेनापति, ठीक है। सिकंदर कौन, पत्ती हो गया, पत्ती कर देते हैं इसे, ठीक है। सिकंदर के सेनापति, सिकंदर कौन, सिकंदर महान, ठीक है, सिकंदर महान। उनके जो सेनापति थे वो थे सेल्यूकस निकेटर, ठीक। सेल्यूकस निकेटर का एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, ठीक है भाई। हारेंगे क्यों नहीं, हारना पड़ेगा उनको हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे वो हार गए थे। हारने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, इनका नाम था हेलेना, हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी शादी हो गई, यानी देखो कहा जाता भाई ये बात ना चाणक्य ने समझाई थी चंद्रगुप्त को कि आप एक काम करो, सेल्यूकस निकेटर से जो है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से जो है शादी कर लो, उससे अपना ही फायदा है। क्या फायदा अपना, देखो पहली बात हमारा और सेल्यूकस निकेटर का संबंध हो जाएगा, तो बंदा कभी भी भारत की तरफ ना आक्रमण करने की नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी पुत्री, अपनी बेटी को हमारे साथ ब्याह रखा है, समझ रहे हो। विदेशी शादी करने की प्रथा कितनी पुरानी है, तो उस टाइम से भी हमारे देश के जो हमारे देश के जो महान पुरुष थे, उन्होंने उस समय की जो स्त्रियां हैं, विदेशी स्त्रियां, उनके साथ शादी की। और शादी भी कैसे की, पूरा पूरा अपना शौर्य दिखलाकर। पहले उनके पिताजी को हराया युद्ध में, ठीक। उसके बाद उनके साथ संधि की, फिर संधि करने के बाद उनकी पुत्री से उन्होंने शादी भी की। अब देखो भाई सेल्यूकस निकेटर ने क्या सोचा कि क्या पता चंद्रगुप्त मौर्य मेरी पुत्री को ठीक से ना रखे, उसका शोषण करे, उसके साथ मारपिटाई करे, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक बंदा, यानी अपना एक राजदूत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेज दिया कि तुम जाओ, जो कुछ भी होता है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट है हमें भेजते रहना। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में सारी जानकारी लिखी। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस समय भारतीय लोगों के सांस्कृतिक विश्वास क्या है, यानी उन्होंने हर एक पहलू को छुआ। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही बेहतर स्रोत है इंडिका। पर दुर्भाग्यवश हमें ना इंडिका पूरा का पूरा ग्रंथ नहीं प्राप्त है, हमें इनके कुछ अवशेष प्राप्त है, कुछ अंश प्राप्त हैं, कुछ अंश ही प्राप्त है। और उन्हीं अंशों के माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है उसका गठन करते हैं, ठीक है भाई। तो पहला स्रोत समझ में आया इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो कि यूनानी राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर ने इनको जो है उनके राज दरबार में भेजा था, ठीक। अब हम दूसरे स्रोत पे आते हैं। दूसरा स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ। देखो कई इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि जो अर्थशास्त्र है वो अकेले चाणक्य ने नहीं लिखी थी, अन्य जो विद्वान थे उन्होंने लिखी थी, पर उनमें चाणक्य का जो रोल था, जो उनकी भूमिका थी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो अर्थशास्त्र में भी हमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखो भाई अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र जो है नाम के हिसाब से अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। अर्थशास्त्र जो है ये 27 किताबों का एक संग्रह है पूरा का पूरा, जिसमें से कुछ किताबें भारतीय विश्वासों पर, भारतीय राजनीति पर, भारतीय अर्थशास्त्र पर लिखी गई हैं, और कुछ उस समय जो कि भारत और विदेशों के जो संबंध थे उसके बारे में लिखी गई।
तो अर्थशास्त्र जो है वो तत्कालीन समय को जानने के लिए एक अमूल्य खजाना है। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है इन सभी चीजों में उन्हें अर्थशास्त्र जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें जानी, इंडिका और अर्थशास्त्र। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैन, इस समय इनके भी ग्रंथ लिखे गए। तो कौन से? बौद्ध तथा जैन ग्रंथ लिखे गए। तो जो बौद्ध और जैन ग्रंथ लिखे गए इनमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी थी। तो यहां से भी अपने को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन्होंने भी लिखा। इसके अलावा जब बौद्ध और जो जैन ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो हिंदुओं के ब्राह्मण कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने भी उस समय अपने ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ तो है ही जानकारी के स्रोत। इसके साथ साथ जो ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं, यानी जो संस्कृत वाले ग्रंथ हैं, ठीक, ब्राह्मणीय ग्रंथ उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अलावा देखो मौर्य साम्राज्य की जो मूर्ति कला थी, यानी उस समय की जो मूर्ति कला थी वो बहुत ही ज्यादा विशेष थी। तो हमें मूर्ति कला से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, अगला हमने क्या देखा? मूर्ति कला से। ठीक, और जिसे हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से अपने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं? इंडिका, अर्थशास्त्र, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, ब्राह्मणीय ग्रंथ, मूर्तिकला तथा अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम एक बार अपने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहां से शुरू किया था। देखो भाई, हमने सबसे पहले जाना था जनपद, जहां पे जनता रखती है पांव। फिर उसके बाद जाना था महाजनपद यानी शक्तिशाली जनपद। कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 16 मानी गई है। उदाहरण बताओ? वज्जी, कुरु, कौशल, मगध आदि। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे। फिर हमने जाना उनकी प्रमुख विशेषताएं, राजा है नहीं तो समूह शासन है। ठीक, उसके बाद राजधानी है, किलेबंद है, स्थायी सेना और नौकरशाही है उनके पास। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महाजनपद है उनकी प्रमुख विशेषताएं जानी। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि आरंभिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय नए राज्य, साम्राज्य और जो नए नगर थे उनका उदय हो रहा था। ठीक है, इस समय लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, सिक्कों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और इसी समय बौद्ध तथा जैन जैसे जो संप्रदाय थे, जो महत्वपूर्ण विचारक थे, उनका उदय भी हो रहा। ये बातें हम लोगों ने जानी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि समूह शासन किसे कहते हैं? ऐसा शासन जिसमें सत्ता पुरुषों के ग्रुप के हाथ में होती है। फिर हमने जाना कि मगध इतना महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो मतलब महाजनपद था वो कैसे बना। तो हमने सबसे पहला काम जाना कि जो गंगा नदी है उनकी वजह से, उसके बाद वहां पर जंगल है उनकी वजह से, लोहे की खदान है उनकी वजह से, वहां के जो शासक महत्वाकांक्षी है उनकी वजह से। इसके बाद हम लोगों ने जाना एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, इनकी स्थापना किसने की और इनके सबसे महान शासक कौन रहे। उसके बाद हम लोगों ने जाना मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, जिसमें इंडिका, अर्थशास्त्र, बौद्ध जैन ग्रंथ, ब्राह्मणीय ग्रंथ, मूर्तिकला तथा अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, इसके बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर ही दो, कुछ बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।